दोस्तों नमस्कार। मैं राम आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बड़े अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला है इटावा। इटावा जिले की कहानी है। दोस्तों, इटावा जिले में एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है उसराहार। उसराहार थाना क्षेत्र में एक गांव है बिछिया। बिछिया के एक चौकीदार, गांव का जो चौकीदार होता है, थाने में जाके सूचना देता है कि गांव में एक मर्डर हो गया है। ये खबर सुनते ही थाना प्रभारी अपने दल और बल के साथ में एकदम से बिछिया गांव में पहुंचते हैं। जैसे ही बिछिया गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि गांव में रहने वाले मनोज जाटव का रात में कोई मर्डर करके चला गया है। वो घर में जाते हैं और मुआयना करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि कब कैसे यह घटना घटित हुई। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उनकी पत्नी ज्योति, उनके पिता अनिल दहाड़े मार मार के रो रहे होते हैं। दूसरे भी परिजन थे, वो भी काफी विलाप कर रहे थे। तो थाना प्रभारी उस समय जानकारी लेना उचित नहीं समझते हैं। खैर, वो प्रारंभिक की दर्ज करने के बाद में थाना में लौट जाते हैं। उसके बाद में अगले दिन फिर से वो गांव आते हैं और उसकी पत्नी ज्योति से पूछते हैं कि ये मर्डर कैसे हुआ, तुम कहाँ थी और तुम्हें कैसे पता नहीं पड़ा कि मनोज का मर्डर हो गया और तुम घर में बनी रही। तो बताती है कि रात में हम बहुत अच्छे से सोए थे और सब कुछ अच्छा था, और गहरी नींद में होने की वजह से, मैं चूंकि गहरी नींद में सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं पड़ पाया कि कब कैसे हुआ, और वो रोने लगती है। साथ ही साथ में घर में उनका कुछ दिन पहले ही इन दंपत्ति ने एक लड़के को गोद लिया था, 23 वर्ष का रमाकांत। उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि पिताजी के साथ कैसे क्या हो गया मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो रहा था। खैर, लेकिन पास में ही खड़े अनिल जाटव कहते हैं थाना प्रभारी से कि मुझे अपनी बहू पे शक है कि इसने ही अपने बेटे के साथ में इसका मर्डर किया है, मेरे बेटे का मर्डर किया है। ये सुन के थाना प्रभारी के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि ये तो अजीब ही घटना है कि बेटे और माँ ने मिलकर अपने बाप को मार दिया। लेकिन माहौल गांव का कुछ ऐसा था कि बहुत ज्यादा जानकारी लेना या पूछताछ करना उचित नहीं था। पुलिस अपने लेवल पे अपने मुखबिर को एक्टिव करती है ताकि कुछ सुराग मिले। दोनों जनों की, उनके बेटे रमाकांत की, मनोज की और बहू की सीडीआर निकलवाती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, मोबाइल सीडीआर से पता लगाती है कौन किससे बात कर रहा था, और मुखबिर उसको एक्टिव करके जानकारी लेने की कोशिश करती है। कुछ दिनों के बाद में जब पुलिस को कुछ जानकारी मिलती है तो वो ज्योति को बुला के थाने में पूछती है कि कैसे मर्डर हुआ और तुम कहाँ थी, तुमने ही मर्डर करवाया है। तो ज्योति हार्डकोर क्रिमिनल तो थी नहीं, थोड़ी सी ही पुलिसिया लहजे में की कार्रवाई को देखकर टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। साथ ही साथ रमाकांत को भी पुलिस उठवा लेती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी साथ था। दोस्तों, जब ये कहानी आप सुनेंगे तो निसंदेह आप लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा रिश्ता बचा है जो कलंकित नहीं हुआ हो। खैर, तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आती है। इटावा जिले के बिछिया गांव में रहने वाले मनोज जाटव दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करते हैं। 45 वर्ष की उम्र है मनोज जाटव की, लेकिन वो निसंतान है, कोई भी संतान उन्हें नहीं हुई है। डॉक्टर से इलाज कराया, टोना टोटके कराया, ढोंग धतूरा करवाया, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिला। उनकी पत्नी ज्योति कहती है क्यों ना हम जाके अपने किसी रिश्तेदार का कोई बेटा गोद ले लें। मनोज काफी पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में हार कर कहता है ठीक ही कह रही है कि हमें अब गोद लेने देना चाहिए। वो अपने दूर के रिश्तेदार का एक बेटा, 23 वर्षीय बेटा रमाकांत को गोद ले लेते हैं। ये बात है नवंबर 2024 की। अब बेटा इसलिए खुश है, बेटा घर में आने का खुश है कि पिता की पूरी, मतलब अनिल जाटव की पूरी संपत्ति का आगे मैं मालिक बनूंगा। और मनोज जाटव और ज्योति जाटव इसलिए खुश हैं कि उन्हें इतने दिनों बाद संतान का सुख मिला। दोनों, तीनों जनों में बड़ी खुशियां हैं। कुछ दिन बाद साथ रहने के बाद में मनोज अपने ड्यूटी पर, मतलब नोएडा चला जाता है। अब 10-15 दिन बाद लौट के फिर आता है।
और जब जैसे ही लौट के आता तो बड़ा खुश था। उसके बाद में वो रात में बेडरूम में जाने सोने के लिए जैसे ही जाने लगता है तो रमाकांत उसे रोक देता है कि पिताजी, बेडरूम में तो मैं सोऊंगा, मेरी माँ है, और आप कैसे घुस रहे हो मेरे हक पे, कैसे डाक डाल रहे हो। मनोज मुस्कुराता है कि नया नया लाड़ प्यार है माँ बेटे का, तो कोई बहुत ज्यादा उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन जब वो 10-12 दिन रहता है और 10-12 दिन तक यही घटनाक्रम दोहराता है कि रमाकांत और ज्योति उन्हें रूम में नहीं सोने देते, अपने ज्योति अपने साथ नहीं सोने देती। खैर वो अपने ड्यूटी पे फिर लौट जाता है और कुछ दिनों बाद फिर लौट के आता है। अब उसे आस पड़ोस से यह सूचना मिलती है कि उसकी पत्नी का अपने बेटे के ही साथ में कुछ आपत्तिजनक संबंध है। पहले तो वो इग्नोर करता है कि मेरे परिवार के बारे में जो इस प्रकार की बातें उड़ाई जा रही है मेरी पत्नी के बारे में, ये केवल अफवाह है और लोग जल रहे हैं, इतने दिनों बाद मुझे बेटा मिला है। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन तब भी उसके दिमाग में एक तरफ एक कोने में ये बात एक्टिव रहती है कि कहीं इसमें सच्चाई तो नहीं, क्योंकि पिछली बार में मैं जा आया था तो मुझे 15 दिन तक उसने सोने नहीं दिया था। इस बार फिर वो सोने की कोशिश करता है रात में। तो ज्योति कह देती है कि हम माँ बेटों के बीच में तुम क्यों आ रहे हो, आप बाहर सोइए बरामदे में। मनोज कहता है कि नहीं, अब बेटा और माँ का संबंध ठीक है लेकिन 23 वर्ष का है बेटा, अब उसका तो कोई हक नहीं है ऐसे साथ में सोने का। लेकिन रमाकांत और ज्योति के जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती है, वो बरामदे में सोता है। लेकिन रात में उसकी जब नींद खुलती है तो उसे आपत्तिजनक आवाजें अपने बेडरूम से आ रही होती हैं। वो जाके सुनने की कोशिश करता है तो आवाजों से ये स्पष्ट हो जाता है कि माँ बेटे के बीच में माँ बेटे वाले संबंध नहीं है, एक पति पत्नी वाले, एक कपल वाले, एक पुरुष और महिला वाले ही संबंध है। ये सुनने के बाद में मनोज बुरी तरह से व्यथित हो जाता है। सवेरे दोनों जनों को साथ में बैठा के ये वाली बात करता है और डांटता फटकारता है कि मैं आपकी पहली गलती मान के आपको माफ कर रहा हूं, आगे से इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। दोनों कहते हैं बात गलत है, आप लोगों को शक हुआ है। बोले कुछ नहीं, मैं सुनना चाहता, अगली बार मैं जब आऊंगा मुझे इस प्रकार की खबर नहीं सुनना चाहिए। और वो जब नोएडा वापस चला जाता है और 2 महीने बाद लौट के फिर से 5 फरवरी को वापस लौट के आता है। अब वो रात में बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही कहता है तो वो मनोज कहता है तो रमाकांत और ज्योति का वही कहना कि माँ बेटे हैं और आप तो पूरी जिंदगी ही सोए हो। तो इस बार जिद करता है मनोज कि मैं ही सोऊंगा। लेकिन ज्योति और रमाकांत के आगे जिद के आगे मनोज की नहीं चलती है और दोनों जने साथ माँ बेटे रात में साथ में सोते हैं। इस बार मनोज रात में सोता नहीं है। वो नजर बनाए रखता है कि मैं देखता हूँ दोनों करते क्या है, फिर से कहीं मुझे शक तो नहीं है। लेकिन वो रात में जैसे ही सोने का ढोंग करता है, लेकिन रात में जब उनके कमरे की आवाजें सुनता है तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि गड़बड़ है इसमें। अब रात में गेट खटखटाने लगता है। गेट खटखटाता है तो बड़ी मुश्किल से गेट खोल के दोनों बाहर आते हैं, चिल्ला के कहते हैं क्या समस्या है, सोने क्यों नहीं दे रहे। बोले तुम सो नहीं रहे थे, गलत संबंध कर बना रहे थे आप। रमाकांत की और मनोज की बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी में मनोज थप्पड़ मार देता रमाकांत को। रमाकांत और दोनों गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। इतने में पीछे से ज्योति कपड़े धोने की जो एक मोगरी होती है, पटा जैसी, बैट जैसी, उसको उठा के मनोज के सिर पे प्रहार करती है। मनोज मूर्छित हो जाता है। उसके बाद दोनों ज्योति और रमाकांत मिलकर उसका गला दबाते हैं और गला दबाने के साथ साथ हंसिए से उसकी गर्दन भी रेत देते हैं। और इस प्रकार मनोज का मर्डर करने के बाद दोनों अपने अपने स्थान पर जाके सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग ज्योति जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कोई मार गया, मेरे पति को मार गया, जोर जोर से चिल्लाती है। तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को सूचना पहुंचवाते हैं कि इस प्रकार का मर्डर हुआ। इसके आगे की कहानी मैंने आपको सुना ही दी कि किस प्रकार पुलिस आके जानकारी एकत्रित करती है और दोनों को गिरफ्तार करके अपने अपने गुनाह कबूल करवाती है। अभी दोनों जने जेल भेज दिए गए हैं और आगे की जांच होगी। उसके बाद में जो भी सजा मिलेगी नियम अनुसार वो तो मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा आपसे कहा था कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा जिसमें इस प्रकार को से कलंकित ना किया गया हो। माँ बेटे को रिश्ते की कहानी कलंकित करने वाली सुनाने में भी अजीब लगती है, लेकिन खैर समाज में हो रहे क्राइम की कहानियां मैं सुनाता हूँ
तो उसी की कड़ी मैंने एक कहानी सुनाई थी। लेकिन एक बार सोचने के लिए आप जरूर मजबूर हुए होंगे कि क्या घट रहा है, किस रिश्ते पे विश्वास करें, किस रिश्ते पे विश्वास ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप प्लीज कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि क्या सुधार किया जा सकता है कहानी सुनाने में। तो मिलेंगे हम कल एक नई कहानी के साथ में। एक नई कहानी पर रिसर्च करके एक बढ़िया सी नई कहानी मैं कल सुनाऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।